हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये हमारा टॉपिक चट्टानों पर आधारित है। अर्थात इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं चट्टानों के प्रकार का, चट्टानों की विशेषताओं का, कि आखिर चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, ये कैसे निर्मित होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, और आखिर इनके द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का यदि निर्माण होता है तो वो किस तरीके से होता है। तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है चट्टानें अर्थात रॉक्स। तो यदि हम चट्टानों की बात करते हैं तो चट्टानें होती क्या हैं? तो चट्टानों की यदि हम परिभाषा देखें तो उसको बोलते हैं हम कि भूपटल पर, भूपटल मतलब हमारी पृथ्वी की चाहे ऊपरी सतह हो या थोड़े से अंदर की, जो ये बाहरी भू होता है। तो भूपटल पर उपस्थित समस्त मुलायम और कठोर पदार्थ। कैसे? भूपटल पर उपस्थित समस्त मुलायम एवं कैसे होना चाहिए? कठोर पदार्थ, जो कि क्या ना हो? धातु ना हो, जो क्या ना हो? धातु ना हो, क्या कहलाती हैं? आधु नहीं, धातु ना हो, वो क्या कहलाती हैं? चट्टानें कहलाती हैं। परिभाषिक रूप में हमने देखा कि भूपटल पर स्थित या भूपटल पर स्थित वह समस्त पदार्थ जो मुलायम और कठोर हो परंतु धातु ना हो, क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। यदि साधारण भाषा में बात करें तो खनिजों के समूहों को चट्टानें कहा जाता है। खनिजों के समूहों को चट्टानें कहा जाता है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चट्टानों में या चट्टानों के निर्माण में 24 प्रकार के, कितने प्रकार के? 24 प्रकार के खनिजों का सबसे ज्यादा योगदान होता है। कितने प्रकार के खनिजों का? 24 प्रकार के खनिजों का सबसे ज्यादा योगदान होता है। यदि हम चट्टानों के निर्माण में देखें तो 8 तत्व सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं, और वो 8 तत्व कौन कौन से होते हैं और वो कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो 8 तत्व हैं, इसको याद करने के लिए हम लिख लेते हैं आ, सी, ए, लो, के, सो, पो, मो। सोच रहे होंगे कि ये कौन सी भाषा लिख दी है। तो ये ट्रिक है। आ से हो जाता है ऑक्सीजन, जो कि समस्त भूपटल में यदि देखा जाए तो समस्त भूपटल के 47% भाग पर स्थित है। यदि चट्टानों में देखा जाए या भूपटल पर देखा जाए तो कौन सा तत्व सबसे ज्यादा विद्यमान है, तो वह है ऑक्सीजन। जिस तरीके से हम वायुमंडल में अध्ययन करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो कौन सी गैस पढ़ते हैं हम? नाइट्रोजन। उसी तरीके से यदि हम भूपटल की बात करें, भूपटल अर्थात पृथ्वी की सतह की बात करें, कि पृथ्वी के सतह पर जो खनिज होते हैं या फिर जो चट्टानें होती हैं, उनमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान होता है, तो वह होता है ऑक्सीजन, और उसकी मात्रा होती है 47%। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है सिलिका। सिलिका या सिलिकॉन, क्या आता है? सिलिका। और इसकी मात्रा देखी जाए तो 28% है। ध्यान रखना, प्रश्न इस तरीके से आता है कि भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान होता है। हम साधारणतः कोयले, लोहे, इसका नाम सुनते हैं। लेकिन यदि हम देखें कि भूपटल की बात है तो आपको क्रम का निर्धारण करना है, और सबसे ऊपर कौन सा है? ऑक्सीजन है। यदि आपको ऑप्शन में ऑक्सीजन दिखता है तो आपको सबसे पहले ऑक्सीजन लगाना है। यदि ऑक्सीजन नहीं दिखता है तो दूसरे नंबर पर कौन सा है? सिलिका है। तीसरे नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। चौथे नंबर पे आता है लोहा। पांचवे पे आता है कैल्शियम। छठवें पे आता है सोडियम, और सातवें पे आता है पोटेशियम, और लास्ट में आता है मैग्नीशियम। तो ये तत्व हैं जिनके निर्माण से भूपटल का निर्माण हो रहा है, जिनकी सहयोग से भूपटल पर निर्माण हो रहा है, और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो
तो यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये 47% पे पाया जाता है, यदि सिलिका की बात करते हैं तो ये 28% पे पाया जाता है, यदि एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो यह 8% भाग पर पाया जाता है, यदि लोहे की बात करते हैं तो ये 5% पाया जाता है। भूपटल पर कितना पाया जाता है? 5% मात्रा इसकी है। कैल्शियम की बात करते हैं तो 3.5% है, सोडियम की बात करते हैं तो 3% है, पोटेशियम की बात करते हैं तो 2.5% है, और यदि मैग्नीशियम की बात करें तो 2% है। ये योगदान है भूपटल में इन तत्वों का। अब यदि प्रश्न आपसे किसी भी तरीके का पूछा जाए या पूछा जाए कि भूपटल पर सबसे कम मात्रा में कौन सा है, तो इन्हीं के आधार पर आप क्रम देख लीजिए। ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्रम है और नीचे की ओर घटता हुआ क्रम है। यदि सबसे ज्यादा की पूछी जाए तो ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन ना हो ऑप्शन में तो दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, यदि सिलिका ना हो ऑप्शन में तो एल्यूमिनियम, यदि एल्यूमिनियम भी ना हो ऑप्शन में तो फिर आता है लोहे का स्थान, लोहा भी ना हो तो कैल्शियम, कैल्शियम ना हो तो सोडियम, सोडियम ना हो तो पोटेशियम, और पोटेशियम ना हो तो मैग्नीशियम। इनके अलावा कोई तत्व होता है तो उनको नहीं लगाना है, इनको ही लगाना है। यदि मान लो ये 4 ही दे दिए तब भी आपको क्रम याद होना चाहिए कि किसके ऊपर किसका स्थान आता है, उसके आधार पर आप उत्तर को सही कर सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे हो कि कुछ भी है छोड़ दो, छोड़ना मत। यहां से प्रश्न लगातार पूछा जाता है, किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में अवश्य ही यहां से प्रश्न आ जाता है। इसलिए आपको 8 तत्वों के नाम क्रम से याद रखना है कि आखिर किसके बाद किसका स्थान है। और इसको तो ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। ऑक्सीजन तो बहुत बार पूछा गया है, हमें याद रहता है नाइट्रोजन, और हम नाइट्रोजन लगा देते हैं। तो मेरे दोस्त याद रखना, नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन कहां पर है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होने वाली गैस है। लेकिन यदि तत्वों की बात की जाती है तो सबसे ऊपर नंबर आता है ऑक्सीजन का। क्लियर है? तो इन 8 तत्वों का सबसे ज्यादा योगदान है चट्टानों के निर्माण में। देखते हैं हम कि आखिर भूपटल पर कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। तो यदि अब ये चट्टानों का वर्गीकरण है कैसा, तो ये है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। क्या है? निर्माण प्रक्रिया के आधार पर यदि हम देखें तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले नंबर पर आता है आग्नेय चट्टानों का नाम, दूसरे नंबर पर आता है अवसादी चट्टानों का नाम, और तीसरे नंबर पर आता है रूपांतरित चट्टानों का नाम। किसका नाम? रूपांतरित चट्टानों का नाम। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें हैं। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर यदि हम चट्टानों का वर्गीकरण देखें तो वो 3 प्रकार से है। सबसे पहले आग्नेय चट्टानें आती हैं, फिर अवसादी चट्टानें आती हैं, और तीसरे नंबर पे आती हैं रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानों को प्रारंभिक चट्टानें कहा जाता है। यदि हम इन चट्टानों का एक एक करके वर्गीकरण देखते हैं या इनकी विशेषताओं के विषय में देखते हैं तो इनमें हमें अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। यदि इनकी निर्माण प्रक्रिया देखी जाए तो सबसे पहले निर्माण हुआ था आग्नेय चट्टानों का। आग्नेय चट्टानों के टूटन गलन की प्रक्रिया या जमने की प्रक्रिया से निर्माण हुआ था अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानों में ताप, दाव, दबाव वगैरह जो अन्य अप्राकृतिक चीजें होती हैं, इनके पड़ने से ये कठोर हुई और इनसे निर्माण हुआ था रूपांतरित चट्टानों का। रूपांतरित चट्टानें आगे जाके फिर से गल गईं और इनसे फिर से निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों का। तो ये क्रिया, ये साइकिल चलती रहती है और इसे ही कहा जाता है चट्टानों का क्रम या चट्टानों का चक्र। क्लियर है? तो चट्टानों के बनने का यदि चक्र हो तो यही होता है, आग्नेय से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित, रूपांतरित से फिर आग्नेय। और ऐसा नहीं कि एक क्रम ऐसा ही हो, अवसादी से फिर आग्नेय भी बन जाती है, अवसादी से रूपांतरित भी बन जाती है, रूपांतरित से आग्नेय भी बन जाती है, और आग्नेय से डायरेक्ट क्या बन जाती है आपकी रूपांतरित चट्टानों का भी निर्माण हो जाता है। चलिए एक एक करके हम इन चट्टानों की विशेषताओं के विषय में देखते हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं कि यदि भूपटल में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए कि भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा पाई जाती है अवसादी चट्टान, और इस समस्त
भूपटल के 75% क्षेत्रफल पर अर्थात 75% एरिया पर कौन सी पाई जाती है? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और मात्रा जो सबसे कम है वो आग्नेय और रूपांतरित की है। इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो ये समस्त भूपटल के केवल 25% भाग पर ही स्थित हैं। यदि घनत्व की दृष्टि से देखा जाए कि घनत्व की दृष्टि से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो वो आग्नेय चट्टान पाई जाती है। और समस्त घनत्व का ये कितने 95% क्षेत्र पर पाई जाती है, या समस्त घनत्व का 95% भाग कौन रखती है? आग्नेय चट्टान रखती है। बाकी 5% में कौन आती है? अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान आती है। चलिए देखते हैं हम आग्नेय चट्टानों को कि इनका निर्माण कैसे हुआ और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं तथा ये किस तरीके से किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आग्नेय चट्टानों को। तो आग्नेय चट्टानों की यदि निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसका भू सतह पर आने से या भू सतह के अंदर जमने से, दोनों सा निर्माण हुआ है। ध्यान रखना, यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के अंदर भी आग्नेय चट्टान पाई जाती है, पृथ्वी के बाहर भी आग्नेय चट्टान पाई जाती है। मान लो यदि पृथ्वी के अंदर तरल मैग्मा है, वो किन्हीं दरारों में या कहीं भी जाकर जम जाता है, विभिन्न विभिन्न स्थलाकृतियों में रूप धारण कर लेता है, तो वो अंतर्वर्ती चट्टान हो जाएंगी। और जब यही बाहर की ओर आ जाता है और मैग्मा लावा में परिवर्तित हो जाता है, ज्वालामुखी के द्वारा भू सतह पर आता है और इसके ठंडे होने से चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें बहिर्वर्ती चट्टानें कहते हैं। अंतर्वर्ती चट्टानों की बात करें तो अंतर्वर्ती चट्टानों में ग्रेनाइट का नाम आता है। किसका नाम आता है? ग्रेनाइट का नाम आता है। और बहिर्वर्ती चट्टानों में बेसाल्ट का नाम आता है। और ये दोनों चट्टानें आग्नेय चट्टानों के ही रूप हैं। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। पहले देखते हैं आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। तो आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अंतःवर्ती या अंतःनिर्मित भी बोल देते हैं इनको। हम क्या बोलते हैं? अंतःनिर्मित। अंतःनिर्मित। और एक हो जाएगा बहिर् निर्मित। यदि हम अंतःनिर्मित की बात करें तो इसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक हो जाएंगी पातालिक और एक हो जाएंगी मध्यवर्ती। मध्यवर्ती। इनको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि अंतःनिर्मित क्या है, बहिर्निर्मित क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि यदि मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है तो वो अंतःनिर्मित होती हैं। और यदि मैग्मा किन्हीं माध्यमों के माध्यम से या किन्हीं कारणों से पृथ्वी के बाहर आ जाता है, मैग्मा लावा में परिवर्तित हो जाता है और लावा के जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो बहिर्वर्तीय आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। क्लियर है? अब यदि हम अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान की बात करें तो इसमें भी दो रूप पाए जाते हैं। या तो जो मैग्मा है वो बहुत गहराई में जाकर जम जाएगा या फिर मध्य भाग में आकर जम जाएगा। यदि बहुत गहराई में आकर जम जाए तो उसे बोलते हैं पातालिक चट्टानें। और यदि मध्य भाग में आकर जम जाए तो इसे बोलते हैं मध्यवर्ती चट्टानें। अब यदि हम पातालिक चट्टानों की बात करें तो इनसे भी विभिन्न विभिन्न स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। जैसे कि एक स्थलाकृति बनती है बैथोलित। क्या बनती है? बैथोलित। और एक स्थलाकृति बनती है स्टॉक। किस तरीके की होती हैं समझते हैं हम। मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी की ये ऊपरी चट्टान है। और यदि हम बहुत अंदर चले जाएं, मतलब हजारों किलोमीटर गहरे, तो बहुत यदि नीचे चले जाते हैं तो मैग्मा के जमने से जो एक पठार के रूप में आकृति ले लेता है, मतलब जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो, धरातल कैसा हो, पठार के समान हो, वो आकृति कहलाती है बैथोलित। तो ये आकृति क्या कहलाएगी? बैथोलित। इसका निर्माण
मैग्मा के धीरे धीरे ठंडे होने से बना है। और जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो बड़े बड़े क्रिस्टलों का निर्माण होता है। क्या होता है? बड़े बड़े क्रिस्टलों का निर्माण होता है। और ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर जितनी भी चट्टानें बनेंगी वो ग्रेनाइट से निर्मित होती हैं, और पृथ्वी के बाहर जितनी भी आग्नेय से निर्मित चट्टानें बनेंगी वो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं। जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं उनके रवे बड़े पाए जाते हैं, जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं उनके रवे छोटे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? आपने कभी देखा होगा, यदि आप मिठाई बनाने के वाले के पास में जाते हो या घर पे भी मिठाई बनती है तो शक्कर का रवा छाना जाता है। हम क्या करते हैं, शक्कर या गुड़ के लिए क्या करते हैं, पहले पानी में डाल के उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर जब वो लिक्विड रूप में हो जाता है तो उसके ठंडे होने की प्रक्रिया से दो प्रकार के रवे बनते हैं। यदि वो धीरे धीरे ठंडी होती है तो बड़े बड़े रूपों रवे के आकार ले लेती है, और यदि उसको हम जल्दी जल्दी ठंडा करते हैं तो वो छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में आ जाती है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, उसको चलाते रहते हैं। घर वाले बोलते हैं कि चम्मच को चलाते रहो ताकि वो क्या है, बड़े बड़े रवे में परिवर्तित ना हो। तो बस वैसी ही प्रक्रिया आग्नेय चट्टानों में भी होती है। क्योंकि अंदर जो होता है गर्मी अधिक होती है, ये चट्टानें धीरे, जो मैग्मा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए रवे बड़े बनते हैं। और जब यह बाहर आ जाता है और वह वायुमंडल के संपर्क में आता है तो बहुत जल्दी ठंडा होता है, जिससे बड़े बड़े रवे छोटे बनते हैं। क्लियर है? इसमें भी दो होती हैं, एक होता है बैथोलिथ जो बहुत गहराई में हो, बहुत बड़े बड़े रवे हो, पठार के समान हो और क्षेत्रफल में बहुत विस्तृत हो, बैथोलिथ कहलाता है। और बैथोलिथ के छोटे भाई को बोलते हैं स्ट्रॉक। इसका एरिया जो होता है 100 किलोमीटर से भी कम होता है। तो दो स्थलाकृतियां बनी आपसे। चलिए हम चलते हैं मध्यवर्ती चट्टानों में। जब कभी यह मैग्मा ऊपर की ओर आता है, और मान लो ऊपर की ओर आया, और ऊपर की ओर आने में पृथ्वी में कहीं कहीं पर दरारें होती हैं, और जब ये मैग्मा उन दरारों में भर जाता है और भरकर ठंडा हो जाता है तो अलग अलग आकृतियों में जम जाता है या रूप ले लेता है। उन आकृतियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। समझते हैं हम कौन कौन से नाम हैं। जैसे कि मान लो ये मैग्मा ऊपर की ओर जा रहा है यहां से, और ये यहां पे दरार थी, इस तरीके की दरार थी। अब इस दरार में ये मैग्मा भर गया और लूप के आकार में छतरी नुमा आकृति में जम गया। छतरी ऐसी होती है ना, डंडा लगा दो तो छत्ता बन जाता है। तो छतरी के रूप में क्या हो जाता है, यदि जम जाता है तो छतरी के रूप में जमने से ये जो स्थलाकृति बनती है इसे बोलते हैं लैकोलिथ। क्या बोलते हैं? लैकोलिथ। अब मान लो ऊपर की ओर जा रहा था और दरार इस तरीके से थी, लावा आया, सॉरी यहां लावा कहां होगा, मैग्मा आया और लूप की आकृति में जम गया, तस्तरी के रूप में जम गया। तो इसे बोलते हैं लूप, मतलब लैपोलिथ। दो आकार हो गए, ये लैको है, लैको, और ये लैपो। क्लियर है? अब मान लो ये लावा जा रहा था और ये जो लैकोलिथ है वो लैपोलिथ दोनों मिल गए और एक फोल्ड के आकार में इस तरीके से यहां पर मिल गया और ऐसी आकृति ले ली। तो इस आकृति को बोलते हैं फैकोलिथ। क्या बोलते हैं? फैकोलिथ। समझ में आ गया? यदि बहुत सारे ऐसे फोल्ड आ गए तो वो हो जाएगा फैकोलिथ। ये पृथ्वी के अंदर की बात चल रही है और ना पृथ्वी के बाहर समझो। यदि लूप के आकार में हो गया तो लैकोलिथ, यदि छतरीनुमा आकृति में हो गया तो लैकोलिथ, लूप के आकार में हो गया तो क्या हो गया? लैपोलिथ। क्लियर है? अब मान लो ये उल्टा सीधा ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ, सीधा समानांतर क्रम में जम गया। जैसे कि जा रहा था और दरार बिल्कुल सीधी थी और यहां पर जाकर जम गया। तो यदि ये मोटे तस्तरी में जमता है तो इसे बोलते हैं सिल, और यदि पतरे रूप में जमता है तो इसे बोलते हैं सीट। ये आकृति क्या कहलाएगी? सीट। ये कब? ये आपका क्षैतिज जमा होता है। अब मान लो ये दरार ना बाजू में थी, ना इधर थी, ना उधर थी, सीधी लंबी थी और ये आकर सीधा लंबवत ऐसे जम गया, ऊपर निकल आया, तो इसे बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक। क्लियर हुआ? ये स्थलाकृतियां थी, किसके द्वारा थी?
आग्नेय चट्टानों के द्वारा निर्मित थी, और आग्नेय चट्टानों में भी किनके द्वारा? अंतः निर्मित स्थलाकृतियां थीं, जो कि मैग्मा के जमने से बन रही थी, और वो भी कहां? एक पाताल में बन रही थी और एक मध्यवर्ती में बन रही थी। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। एक होता है बैथोलिथ, एक होता है स्टॉक। बैथोलिथ बहुत गहराई में होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और इसके रवे जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। इसी का छोटा भाई स्टॉक कहलाता है। मध्यवर्ती चट्टानों में दिए लावा मैग्मा ऊपर की ओर आता है। यदि लूप के आकार में हो गया तो हो गया क्या? आपका लैकोलिथ। यदि लूप के आकार में हो गया, सॉरी, छतरी के रूप में हो गया तो लैकोलिथ। लूप के आकार में हो गया तो लेपोलिथ। और क्या था आपका? यदि ऐसा हो गया तो फैकोलिथ। यदि ऐसा है तो सीट, सिल, और पतला है तो सीट, और खड़े में है तो डाइक। ये स्थलाकृतियां निर्मित हो रही थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर आग्नेय चट्टान। अब आप बोलोगे सर आपने बहिर्वर्ती तो पढ़ाया ही नहीं, वह निर्मित। तो दोस्तों वह निर्मित में एक ही चट्टान बनती है, वो कि आग्नेय चट्टान बनती है, और उसमें स्थलाकृतियां बहुत सारी हैं। ज्वालामुखी निर्मित पठार पढ़ लो, पर्वत पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, तो उसको हम आगे क्रमबद्ध रूप में पढ़ेंगे। अंदर का आपको पढ़ना नहीं था, इसलिए मैंने इधर पढ़ा दिया। उनको हम आगे देखेंगे। पर्वतों में पर्वतों को देखेंगे, पठारों में पठारों को देखेंगे, मैदानों में मैदानों को देखेंगे कि आखिर ज्वालामुखी से निर्मित पठार, पर्वत, मैदान कौन कौन से हैं और इनका निर्माण किस तरीके से हो रहा था। बस इतना याद रखना है आपको कि जो बहिर्निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती हैं, और बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं बहुत जल्दी ठंडे होने के कारण इनमें रवे कैसे पाए जाएंगे? इनमें रवे पाए जाएंगे छोटे छोटे, बारीक बारीक। अब बात करते हैं हम कि आग्नेय चट्टानों की आखिर विशेषताएं क्या होती हैं। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप आग्नेय चट्टानों के बनने की प्रक्रिया यदि आपने देख ली तो इसकी विशेषताएं तो आपको वैसे ही याद हो जाती हैं, और मेरे ख्याल से हो भी गई होंगी। देखिए सब कुछ याद आ जाएगा आपको। मैंने बोला कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? लावा या मैग्मा के जमने से, ठीक है। जब कोई चीज तरल अवस्था से जमती है और ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो क्या उसमें परतें पाई जाएंगी? परतें होंगी? नहीं होंगी। और जब परतें ही नहीं होंगी तो क्या उसमें जीवाश्म होगा? होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो गर्म थी, गर्म के ठंडे होने से बनी। यदि कुछ होगा भी तो वो जल गया होगा। तो क्या इसमें जीवाश्म होगा? नहीं होगा। इनमें यदि हम रंध्र की बात करें या घोल की बात करें, रंध्रों की बात करें, क्या रंध्र पाए जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पानी था, मतलब तरल अवस्था में था, और ठोस अवस्था में आया तो इसमें गैस वैस तो बनेगी नहीं। तो जब रंध्र नहीं होंगे तो रंध्रों में ही क्या? पानी होता है, और रंध्रों में ही खनिज होता है, सॉरी खनिज तेल होते हैं। तो जब यहां रंध्र ही नहीं है तो क्या यहां पर खनिज तेल होंगे? नहीं होंगे। पानी होगा? नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि पठारी क्षेत्र आ जाए और उसमें आग्नेय चट्टान हो तो वहां पर पानी नहीं निकलेगा। और हम जब ट्यूबवेल कराते हैं तो इसको देख के बंद कर देते हैं कि भैया आग्नेय चट्टान आ गई है, अब आगे मत बढ़ो क्योंकि पानी निकलने वाला नहीं है। क्लियर है? तो खनिज तेल भी नहीं होंगे, पानी भी नहीं होगा। अब सोच रहे होगे कि जब कुछ भी नहीं है तो पढ़ना क्या है इसमें? तो इसमें हमको देखना है कि इसकी विशेषताएं भी हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें रवे होते हैं, अर्थात क्रिस्टल पाए जाते हैं। और क्रिस्टल कैसे होंगे? छोटे बड़े दोनों प्रकार के होते हैं। यदि ग्रेनाइट चट्टान होती है तो बड़े क्रिस्टल होंगे, यदि बेसाल्ट चट्टानें होती हैं तो छोटे क्रिस्टल होंगे। क्लियर है? कठोरता बहुत होती है, मतलब ये अत्यधिक कठोर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि मैग्मा के जमने से बने हैं। इनमें खनिज तत्व की बहुलता पाई जाती है। क्लियर है? तो ये इसकी विशेषताएं हो गई कि यदि आता है कि आग्नेय चट्टानों की विशेषता लिखो तो आग्नेय चट्टानों में आप लिख सकते हो कि इसका निर्माण लावा या मैग्मा के जमने से हुआ है। यह अत्यधिक कठोर होती हैं, इनमें क्रिस्टल पाए जाते हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती, इनमें जीवाश्म का अभाव होता है, इनमें रंध्र नहीं होते हैं तथा इनमें खनिज तेल या पानी की मात्रा नहीं होती है। ये क्या हो जाएंगी? आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगली चट्टानों को। और अगली चट्टानें कौन सी हैं? अवसादी चट्टानें। इनको परतदार चट्टानें भी बोला जाता है।
और अवसादी और परतदार चट्टानों का जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय अपरदन की क्रिया तथा उनके क्षैतिज जमाव के द्वारा होता है। क्या होता है, जब चट्टानों का टूटन की क्रिया होती है, अपक्षय होता है, अपरदन होता है, तो एक सतह पर आकर मान लो कोई चट्टान जम गई, फिर बहुत साल बीत गए, ताप दबाव बढ़ा, फिर दूसरे कण आए, वो भी यहां पर जम गए, फिर ताप दबाव पड़ा, फिर और चट्टान तत्व आए, वो इधर जम गए, फिर ताप दबाव पड़ा, फिर कुछ तत्व आए। तो इस तरीके से कुछ सीटों के रूप में, कैसे, ऐसे एक सीटें होगी, एक सीटें होगी, एक सीटें होगी, इस तरीके से एक चट्टानों का निर्माण होता है। चूंकि इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है, और चूंकि इनका निर्माण अवसादों से हुआ है इसलिए इन्हें अवसादी चट्टानें भी कहा जाता है। यह चट्टानों की यदि प्रकृति की बात की जाए तो ये चट्टानें कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, परतदार होती हैं। कैसी होंगी, मुलायम होंगी, परतदार होंगी। आप बलुआ पत्थर देखा होगा आप लोगों ने, जब बलुआ पत्थर में छेनी जो मारी जाती है यदि खड़ी मारी जाए तो दो पलड़े में बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि परतों के बीच में क्या होती है, गैस या वायु भरी होती है। गैस और वायु भरी होने के कारण वो जैसे ही मिल जाता है और थोड़ी सी ऊपर से ठोकर लगती है तो वो अपनी परतों में अलग हो जाती हैं। इनका निर्माण वर्षों बाद हुआ है। अब हुआ क्या कि मान लो यहां पर कोई वनस्पति थी, टूटन की क्रिया, अपक्षय अपरदन की क्रिया चल रही, तो वनस्पति नीचे दब गई, ऊपर से दूसरी चट्टान आ गई, तो उस वनस्पति के धीरे धीरे दबाव से क्या हुआ, खनिज तेलों का निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। यदि विश्व के सबसे ज्यादा कोयले की बात करें तो परतदार चट्टानों में ही पाया जाता है। क्लियर हो गया। तो इनमें क्या क्या हो रहा है, ये मुलायम हो रही थी, परतदार हो रही थी, इनमें जीवाश्म होता है, दूसरा खनिज तेल होते हैं, पानी होता है। क्लियर है। रवे नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये तो जमने से बन रही हैं, परतें हैं, इनमें तो रवे थोड़ी होंगे, लेकिन इनमें रंध्र पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, रंध्र पाए जाते हैं लेकिन रवे नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए आप बलुआ पत्थर देख सकते हो, स्लेट देख सकते हो। क्लियर है। तो ये क्या है, अवसादी चट्टानें हैं, और अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें, और इनकी विशेषताएं होती हैं कि ये अत्यधिक मुलायम होती हैं। इनका जो निर्माण है वर्षों में अपक्षय अपरदन और ताप और दबाव के कारण हुआ है, इसलिए मुलायम होती हैं, परतदार होती हैं, जीवाश्म पाया जाता है, इनमें खनिज तेल और जल की बहुलता पाई जाती है, इनमें कोयले की बहुलता पाई जाती है, इनमें रंध्र होते हैं लेकिन इनमें रवे नहीं पाए जाते। अगली चट्टानें आती हैं हमारी रूपांतरित चट्टानें। नाम से ही ज्ञात है कि नाम क्या है, रूपांतरित, अर्थात रूप में परिवर्तन हुआ। अब रूप में परिवर्तन आग्नेय चट्टानों के भी होगा और अवसादी चट्टानों के भी होगा। अब रूप में परिवर्तन कब होता है, जब उस पर हम ताप और अत्यधिक ताप और अत्यधिक दबाव लगाएं, और किसी भी पदार्थ पर यदि बहुत ज्यादा ताप लगाएंगे तो वो क्या तरल अवस्था में आ जाएगा, दबाव लगाएंगे तो वह बहुत संघनित हो जाएगा और कठोर अवस्था में आ जाएगा। अर्थात यदि रूपांतरित चट्टानों में हम बहुत अधिक ताप दबाव लगाएं या फिर आग्नेय चट्टानों में बहुत अधिक ताप दबाव लगाएं तो वो अपना क्या है, रूप परिवर्तित कर देगी। और ध्यान रखना, कोई भी चट्टान हमेशा एक रूप में नहीं रहती, धीरे धीरे वो अपना रूप परिवर्तित कर देती है। जो आज आग्नेय चट्टान है आगे चल के अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाएगी, अवसादी चट्टान आगे चलकर रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाएगी, रूपांतरित फिर कहीं जाके आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाएगी, जिसे क्षय चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो होता क्या है, जब इनका निर्माण होता है तो ये गल भी जाती हैं, ये ताप और दबाव भी बढ़ जाता है, इसलिए इनकी यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं तो ये क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और कितनी कठोर होती हैं, अत्यधिक कठोर होती हैं। मतलब यदि बात की जाए कि तीनों चट्टानों में सबसे अधिक कठोर कौन सी चट्टानें होती हैं तो वो रूपांतरित चट्टानें होती हैं। कौन सी होती हैं, रूपांतरित चट्टानें होती हैं। जैसे कि चूने पत्थर का, यदि चूना पत्थर किस में आता है, अवसादी चट्टानों में आता है, इसका यदि रूप परिवर्तित कर दिया जाए तो ये कैसा बन जाता है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। और संगमरमर किसका उदाहरण है, रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। इनमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो भी आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं, मैक्सिमम विशेषताएं इसकी भी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अत्यधिक कठोर होती हैं। इनमें क्या होता है, रवे, या इनको क्रिस्टल भी बोला जाता है। क्रिस्टल क्या होते हैं,
पाए जाते हैं। जीवाश्म क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इनमें जीवाश्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अत्यधिक ताप और दबाव के कारण यदि इनमें कोई जीवाश्म होता भी है तो वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इनमें क्या परतें पाई जाएंगी? तो परतें नहीं पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि दबाव इतना ज़्यादा लगा है, ताप इतना ज़्यादा लगा है कि यदि इनमें परतें होती हैं तो वो नष्ट हो जाती हैं। इसलिए संगमरमर को जब आप फोड़ोगे तो वो क्रिस्टल के रूप में फूटता है, वो चमकता है, ना कि परतों के रूप में। यदि आप बलुआ पत्थर को फोड़ोगे तो वो चमकता नहीं है, लेकिन परतों के रूप में फूट जाता है। इनमें खनिज तत्वों की जो है अधिकता नहीं होती है। क्लियर है? ये इनकी विशेषताएं होती हैं रूपांतरित चट्टानों की। तो हमने इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत चट्टानों के विषय में पढ़ा कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों में किन तत्वों की अधिकता होती है, चट्टानों का निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण क्या है। उसके बाद हमने आग्नेय चट्टानों का भी वर्गीकरण देखा और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। फिर हमने रूपांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानों की विशेषताओं का भी अध्ययन किया। इसके साथ ही चट्टानों के विषय से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं आपकी इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत कवर होते हैं, अर्थात इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाता है। चट्टानों के अंतर्गत जितनी भी प्रक्रियाएं आती हैं उन सब का हमने इसके अंतर्गत अध्ययन किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।